लोग उनसे अपेक्षा करते हैं। 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मोदी जी की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जहां तक ये उस मंत्री की बात कर रहे हैं, कोर्ट का स्टे है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई खासदार है चाहे वो आमदार है। लेकिन आज रमेश जी बड़ा सवाल यह है, बुनियादी सवाल यह है, हम चर्चाओं में खूब रहते हैं, लेकिन मैं फिर वहीं पर आता हूं कि 2009 में बड़े उत्साह के साथ इन लोगों ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम नहीं करी। आज काश्तकार की चिंता इनको क्यों नहीं है? पहले तो नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ महंगाई कम करने में राज्य सरकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। श्रीकांत, हम ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाते चीजों से, मैंने देखा। देखिए, डाइवर्ट मत होने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं श्रीकांत, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में कितने लोगों को आप एसेंशियल ऑफ कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत ब्लैक मार्केटियर्स को आपने जेल के अंदर डाला है? मुझे ये आंकड़े आप लाके दे दीजिए। ये बहस इस देश में शुरू हो जाएगी कि केंद्र की क्या जिम्मेदारी है, राज्य की क्या जिम्मेदारी है। केंद्र कहता है महंगाई रोकना, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। आप कहते हैं केंद्र सरकार नहीं कर रही है, और इन सब के बीच में जनता आप लोगों को क्या समझे? आप एक क्लियर कट लाइन तो लीजिए कम से कम इस देश के सामने कि महंगाई रोकने में राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका है। नहीं तो आप इसमें महंगाई के लिए क्या आप केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हैं? मैं कोई नहीं क्लीन, मैं कौन होता हूं क्लीन चिट देने वाला? मैं तो राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। आप राज्य सरकारों के लिए, सारे चीजों के लिए आप राज्य सरकारों को दोषी मान लीजिए, लेकिन क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है सारी व्यवस्था के लिए? आज आप डीजल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था इस देश में नहीं है। आज किसान के लिए डीएपी महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा, और जो फसल तैयार करके जब मंडी में ले जाता है तो जो लागत उसकी लगती है, कहीं ना कहीं लागत में और जो फसल का मुआवजा उसको मिल रहा है, जो कीमत मिल रही है, बड़ा फर्क है रमेश जी। तो सेवक आएंगे तो सब बदल जाएगा ना। उसके लिए आप ही जनता को भरोसा दें। अगर सेवक आएंगे, डीजल के दाम 35 से 40 रुपए लीटर हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम 30 से 40 रुपए लीटर हो जाएंगे, केरोसिन मुफ्त मिलने लगेगा, एलपीजी सिलेंडर 300 से 400 रुपए के बीच में मिलने लगेगा, सब्जियां और महंगाई बिल्कुल नीचे आ जाएगी, 4-5% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सालाना रोजगार मिलेगा। ये सब चीजें बदल जाएंगी ना। आप विश्वास दिला रहे हैं इस देश की जनता को। देखिए, ये जो आपने कहा है ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वाजपेयी जी के शासनकाल में 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। वहीं राहुल जी आज कल बहुत भाषण दे रहे थे, 2 करोड़ लोगों का रोजगार उन्होंने समाप्त किया है। लेकिन श्रीकांत, सच्चाई ये है सड़कें बनाई, 18 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनाई, बिल्कुल सही बनाई। मैं आपको कहीं नहीं गलत ठहरा रहा हूं। आपके लिए बधाई देता हूं रमेश जी, कम से कम विकास पर आप चर्चा करने को तो तैयार हैं। श्रीकांत, लेकिन मेरा सवाल ये है, नहीं करना चाहते। 1998 से 2004 के बीच जो एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस था वो 12 से लेकर $36 प्रति बैरल था, जो आज 115 रुपए प्रति बैरल हो चुका है। तब आपने 140% एलपीजी के दाम बढ़ाए, तकरीबन 113% डीजल के दाम बढ़ाए, 108% के आसपास पेट्रोल के दाम बढ़ाए, केरोसिन को आप 2 रुपए से 9 रुपए प्रति लीटर ले गए। दाम तो आपने भी बढ़ाए। आपने तो जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म था, उसे खत्म कर दिया था। वाजपेयी जी हर 15 दिन में आप रिवाइज करते थे। काल में 100 रुपए किलो दाल नहीं बिकी, 100 रुपए किलो दाल नहीं बिकी, 50 रुपए किलो चीनी नहीं बिकी। बुनियादी सवाल यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़ रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन 10 साल के कुशासन के लिए आप हर चीज के लिए एनडीए की तरफ ले जाओ। हमारा बड़ा स्वर्णिम कार्यकाल रहा। सड़क हमारे यहाँ 18 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनी। हमारे यहां बहुत सस्ती दरों पर लोगों को वाहन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए मुकेश नायक दर पर लोन मिलता था। श्रीकांत, मुकेश नायक साहब से पूछ लेता हूं। मुकेश नायक साहब, क्या आप मानते हैं यूपीए 2 का जो कार्यकाल में करप्शन और महंगाई, आप ईमानदारी से आज एक्सेप्ट करिए इस बात को कि महंगाई और करप्शन ने यूपीए 2 का बंटाधार कर दिया। आप लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी आज है वो है महंगाई नंबर 1, भ्रष्टाचार नंबर 2, जिसको आप समय रहते कब नहीं कर पाए, और यही कारण है कि आपको 4 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि चलिए एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को और दिखा दें। तो हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में यह साफ कर दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन उनका फोकस जो सिस्टम है वो सिस्टम के बदलने को लेकर है, और वो इस सिस्टम को बदल कर रहेंगे।
श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी एक युवा नेता है, मैं चाहता हूं आपका भी भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए। मुकेश नायक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस देश में राजनीति का महापर्व 2014 सामने है। ऐसे में कई बड़े मुद्दे होंगे जो आपसे सीधे सरोकार रखते होंगे। हम कोशिश करेंगे उन मुद्दों पर इन चर्चाओं को आगे लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द लौट रहे हैं। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।